हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आइए आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपको भूगोल के बारे में जानना है, भूगोल क्या है, इसके पिता कौन है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं ब्रह्मांड क्या है। इससे पहले हम बात करते हैं, जब हम रात को छत पर चढ़ते हैं और जब आसमान साफ होता है तो हम देखते हैं कि इसमें अनेक टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, सुबह के टाइम पे सूर्य दिखाई देता है। ये सब क्या है, ये किसका हिस्सा है? ये जो है ये सभी के सभी हमारे ब्रह्मांड के हिस्से हैं। अर्थात हम कह सकते अस्तित्व में जो भी दिखाई देता है, अर्थात अस्तित्व में द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित स्वरूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं, सौरमंडल, जिसके अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि ग्रह आते हैं, इन सब का अध्ययन ब्रह्मांड के अंतर्गत ही किया जाता है। अर्थात हम एक छोटे से शब्द में कह सकते हैं कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। तरफ प्रत्येक आकाश गंगाओं में 100 अरब तारे हैं। अर्थात यानी ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है और हर एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। मतलब ये तो सोच भी नहीं सकते हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आइए हम इसे एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हम मानते हैं कि ये आप हुए, ठीक है, आप किसके हिस्से हैं? आप पृथ्वी पे रहते हो, ठीक है। पृथ्वी किसके अंतर्गत है? ये हमारे सौरमंडल के अंतर्गत है। अब जो हमारा सौरमंडल है इसमें एक तारा सन है, सूर्य है। ऐसे अनेक तारों को मिलकर के आकाश गंगा का निर्माण होता है। अर्थात ये हम हुए, ये पृथ्वी, ये सौरमंडल, इसमें सूर्य एक तारा, ऐसे अनेक तारों के निर्माण से हमारे आकाश गंगा का निर्माण होता है। और अनेक आकाश गंगा के निर्माण से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अर्थात अनेक आकाश गंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति के बारे में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मत दिए हैं। इसमें से जो 3 प्रमुख हैं मैं उनके नाम यह सामने दिया हुआ हूँ। पहले हैं ऑटो श्मिट साहब। ऑटो श्मिट साहब ने धूल परिकल्पना संबंधी सिद्धांत दिया। सेकेंड नंबर आता है लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना संबंधी सिद्धांत दिया और बताया कि इसी सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और सबसे लास्ट में जॉर्ज लेमेंटेयर, जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिए और यही आज आधुनिक काल में इसी को मान्यता ज़्यादा मिली है क्योंकि यह सैद्धांतिक रूप है। तो देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था। जो जॉर्ज लेमेंटेयर साहब थे ये बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत अर्थात महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। महाविस्फोट सिद्धांत है क्या? महाविस्फोट सिद्धांत में ये बोला गया कि पहले ब्रह्मांड एक छोटा सा सघन पिंड था जिसमें एक महाविस्फोट हुआ और इस महाविस्फोट के साथ ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस विस्फोट से अनेक सारे पिंड ब्रह्मांड में बिखर गए और यही आज हमारे ब्रह्मांड का निर्माण है। और इसमें इतना ज़्यादा ऊर्जा निकला था, इस विस्फोट में इतना ज़्यादा ऊर्जा हुआ था कि आज भी हमारे ब्रह्मांड का प्रसार जारी है। और कहते हैं कि हमेशा ही ब्रह्मांड का प्रसार जारी है और इसी में एक हमारा सूर्य था जिससे कि हमारे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं, हमने अभी बात किया था आकाशगंगा, गैलेक्सी क्या है? जो महाविस्फोट हुआ था उस महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड जो थी कई सारी गैलेक्सियों में
विभक्त हो गई थी। अब गैलेक्सी किसे कहते हैं ये देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एक केंद्र है हमारा, है ना, एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह को ही गैलेक्सी कहा जाता है। अर्थात हम एक केंद्र मान लें तो इस केंद्र के चारों तरफ अरबों तारे चक्कर लगाते हैं और उसी को गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है। अनुमानतः ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियाँ हैं। अनुमानतः ब्रह्मांड में 100 अरब क्या है, गैलेक्सियाँ हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ब्रह्मांड में 100 अरब क्या है, गैलेक्सी है, और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कुल ब्रह्मांड में कितने ज़्यादा तारे होंगे। अब आइए गैलेक्सी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं जो कि कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जो गैलेक्सी होता है ये हमारा केंद्र बिंदु हुआ। जब यहाँ से तारे जो चक्कर लगाते हैं तो गैलेक्सी के जो केंद्र होता है उसके केंद्र को बल्ज कहते हैं। गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। बल्ज में तारों का घनत्व सर्वाधिक होता है। बल्ज में तारों का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है, क्योंकि केंद्र के पास जो तारे होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, सघन होते हैं। और जैसे ही हम केंद्र से दूर बढ़ते जाते हैं तारों की दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। इसी वजह से क्या होता है, गैलेक्सी के केंद्र में घनत्व तो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम गैलेक्सी केंद्र से दूर बढ़ते जाते हैं तारों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और हमारा घनत्व कम होता जाता है। ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं आकाशगंगा या मंदाकिनी क्या है। जो हमारी गैलेक्सी है, हम अपनी गैलेक्सी को ही आकाशगंगा कहा जाता है। इसे आकाशगंगा क्यों कहते हैं? आप कभी रात को जिस टाइम आसमान में चंद्रमा भी ना हो, जब आप आसमान को देखेंगे और आसमान काफ़ी स्वच्छ होगा तो एक धुंधली सी पट्टी दिखाई देती है। उसी पट्टी को ही आकाशगंगा कहा जाता है जो कि हमारी गैलेक्सी है। तो हम कहते हैं ब्रह्मांड के 100 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी आकाशगंगा है। ठीक है। हमारा सूर्य अर्थात सौरमंडल का मुखिया जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। यानी कि हमारा सूर्य जिसमें स्थित है किसे कहते हैं, उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा के और भी नाम हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, क्षीरमार्ग कहते हैं और इसी को हम मंदाकिनी भी कहते हैं। मिल्की वे, क्षीरमार्ग और मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को ही कहते हैं जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। जो हमारे आकाशगंगा की आकृति है वो सर्पिल आकार की है, यानी स्पाइरल है। अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में कुछ। इसके बारे में भी अनेक सिद्धांत दिया गया। पहले ये बोला जाता था कि पृथ्वी जो है ये हमारे केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड इसकी चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाद में इस सिद्धांत का खंडन हुआ और बोला गया कि नहीं, जो सूर्य है वो केंद्र में है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन आधुनिक सिद्धांतों में पता चला कि सूर्य भी हमारी आकाशगंगा के केंद्र में नहीं है, बल्कि ये हमारे आकाशगंगा के केंद्र से, अगर हम मानते कि हमारा आकाशगंगा का केंद्र हुआ तो इससे दूर एक कोने में है जो हमारा सूर्य है। ठीक है। और इसी से हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या हमारा, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, तो क्या हमारा जो सन है वो भी हमारे आकाशगंगा के केंद्र में चक्कर लगाता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारा सूर्य है ये भी आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इसके चक्कर लगाने में जितना समय लगता है इसी को हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य को पूरे आकाशगंगा के केंद्र को चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं और इसी को हम एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आकाशगंगा के जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है उसको हम एंड्रोमेडा कहते हैं। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी को
एंड्रोमेडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हमारे आकाश गंगा के सबसे निकट जो दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। इसको कई जगह देवयानी भी लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि ओरियन नेबुला क्या है। हमारी आकाशगंगा में जो सबसे चमकीले तारों का समूह है उसी को हम क्या कहते हैं, ओरियन नेबुला कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओरियन नेबुला। अब हम बात करते हैं कि सन तो हमारा इतना ज़्यादा चमकीला है और हमने अभी बोला कि हमारे आकाशगंगा में सूर्य के अलावा अनेक तारे हैं, तो क्या कोई ऐसा भी तारा है जो सूर्य से ज़्यादा चमकीला है? जी हाँ, साइरस या डॉग स्टार वह तारा है जो सूर्य से भी ज़्यादा चमकीला है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि यह सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकीला है, फिर भी यह हमें केवल रात में ही दिखाई देता है, केवल रात्रि के समय में ही हमें दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो सूर्य है हमारे पृथ्वी से काफ़ी पास में है, लेकिन जो साइरस या डॉग स्टार है यह हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूर है, लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर, यानी 9 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। इसी वजह से सूर्य से यह 20 गुना ज़्यादा चमकीला होने के बाद भी यह केवल रात्रि में ही दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं पिंड की कि सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड कौन सा है, तो सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड चंद्रमा है और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड शुक्र है। यानी कि सूर्य के बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, चंद्रमा। और उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा चमकीला पिंड कौन सा है, तो शुक्र है, जो कि हमारा ग्रह है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तारे और ग्रह, हम जैसे कि सूर्य एक तारा है और शुक्र एक ग्रह है, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि जो हमारे आसमान में दिखाई दे रहा है वह तारा है कि ग्रह है? तो जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। इसका कारण यह होता है कि तारों के पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिससे वो हमेशा टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो ग्रह होते हैं वो तारों के प्रकाश और ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं और उससे वो अपनी चमक पैदा करते हैं। इस वजह से वो टिमटिमाते नहीं हैं, एक स्थिर बल्ब की तरह दिखाई देते हैं। जैसे आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं, जिसे आप मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है। एक्सक्यूज मी, देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है। जो सूर्य का सबसे नज़दीक तारा है उसी को हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक तारा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम्स में कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन एक बात हम करते हैं, जैसे हमें जाना है यहाँ से थोड़ी दूर पे, हम कहते हैं कि इतनी मीटर के डिस्टेंस है या किलोमीटर के डिस्टेंस है, बट जब हम यहाँ से ब्रह्मांड में जैसे सूर्य से के पास जाते हैं, सूर्य का दूरी निकालना हो या फिर यहाँ से चंद्रमा कितना दूर है उसकी दूरी काउंट करनी हो, तो फिर इसकी दूरी हम कैसे पता करते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो हमेशा ही ब्रह्मांडीय दूरी को मापने के लिए उसका मापक क्या है? प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मापक प्रकाश वर्ष है। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक वर्ष में, अर्थात हम क्या कहते हैं, एक वर्ष में प्रकाश लाइट जितनी भी दूरी तय करती है उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि तारों का अध्ययन किसने किया था। तो सबसे पहले 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से रात में तारों का अध्ययन किया था। गैलीलियो महोदय जो थे उन्होंने सबसे पहले दूरबीन की सहायता 1609 ईस्वी में तारों का अध्ययन किया था रात के समय। क्योंकि उन्हें दूरबीन की सहायता इसलिए लिया था कि कई ऐसे भी तारे थे जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे,
क्यों? क्योंकि वे हमसे इतने ज़्यादा दूर थे कि उन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे। सॉरी। अब आइए हम आज जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ आज हम MCQ करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन, मैंने इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये चारों क्वेश्चन अभी तक किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है महाद्वीपीय सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, ज्वालामुखी विस्फोट। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उसमें जो सबसे आधुनिक सिद्धांत था वो क्या है? बिग बैंग सिद्धांत है, यानी कि किससे रिलेटेड है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीरमार्ग या मंदाकिनी की आकृति को क्या बोला जाता है? तभी हमने ऊपर ही आपको बताया था कि जो आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा है, उनकी आकृति कैसी है? कैसी है? इसी सर्पिल गैलेक्सी। ठीक है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है? क्वेश्चन क्या है? सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है? तो क्या हो जाएगा? 25 करोड़ साल, 25। ठीक है। और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें यह दिया हुआ है कि सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? यानी वह कौन सा तारा जो हमें दिखाई देता है। मैंने उसकी बात किया था आपको, अब बताया भी था कि क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइरस या डॉग स्टार। आज बस हमारा इतना ही था और इसी के साथ आज के हम क्वेश्चन को, आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।